हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जेई स्टूडेंट्स के लिए हमने शंखनाद सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की क्लास में मैं अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि मैं डिस्कस करूंगी। ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे ही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको थोड़ा शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट्स की आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। जनरल साइंस की जनरल अवेयरनेस की क्लासेस रहेंगी एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी क्लासेस आपको मिलेंगी। टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सोचेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। लास्ट क्लास में भी मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया था। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घूम फिर के आपके सामने बिल्कुल आ सकता है। So which cells in our body are popularly called soldiers of the human body? हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास इओसिनोफिल्स, सेकंड ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हिंदी में मत देखना है ना। सेकेंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड है रेड ब्लड सेल्स एंड फोर्थ है बेसोफिल्स। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि मानव शरीर के सैनिक की बात चल रही है। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये दोनों ही डब्ल्यूबीसी के टाइप में आते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये 5 तरीके की होती है: न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, है ना। तो ये दोनों आंसर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि डब्ल्यूबीसी 5 तरीके की होती है, और डब्ल्यूबीसी जब खुद ही लिखा है तो आंसर क्या होगा? बी। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कौन हेल्प करती है? डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। पांचों के नाम जरूर मैं आपको बता देती हूँ। 5 WBC, और वो 5 WBC कौन सी है? तो एक तो है न्यूट्रोफिल्स, एक तो है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड नंबर पे आइएगा मोनोसाइट्स, थर्ड नंबर पर आइएगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फोर्थ नंबर पर आइएगा इओसिनोफिल्स, और सबसे लास्ट में आइएगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 5 तरीके की क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द रेटिना इज टू। रेटिना का कार्य हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रेटिना कहाँ होता है। तो ये हमारी आंखों का अंदरूनी हिस्सा है ना, जहां पर रेटिना अलग होना चाहिए। बेसिकली रेटिना की अगर मैं बात करूं तो रेटिना इस सेक्शन पे होता है। कहाँ होता है? इस सेक्शन पे होता है। तो जब लाइट रे, प्रकाश की किरण जाती है, इससे टकरानी चाहिए। इन केस नहीं टकराई तो हमें बाहर की इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। सो रेटिना का काम क्या होता है? सीधे आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करती है? प्रकाश ग्राही कोशिकाओं के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को संसाधित करके ये कौन सी तस्वीर है, इसका निर्णय लेने के लिए मस्तिष्क के पास भेजने का काम करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के पास कैसे भेजती है? क्योंकि यहाँ होती है ऑप्टिक नर्व, जो सीधे किससे कनेक्ट होती है? हमारे ब्रेन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? Which of the following gases reduces the oxygen carrying capacity of the blood? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज की जो हमारा ब्लड है ना, जो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं जो हमारे ब्लड में रहता है, वो प्योर किया जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जो कि कौन करता है? हमारे लंग्स करते हैं। हमारे ब्लड का क्या किया जाता है? प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है, यानी उसे क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद ध्यान से सुनिएगा,
ब्लड को प्यूरिफाई किया, और किया किसने है, तो वो किया है हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों ने। फेफड़े क्या करते हैं, तो वो CO2 लेते हैं और क्या दे देते हैं, O2 दे देते हैं। फेफड़ों तक क्या जाती है, CO2 जाती है, और फिर वहां से वो उसको प्यूरिफाई करने के बाद O2 में कन्वर्ट कर कर वापस किसे पहुंचा देते हैं, हमारे हार्ट को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहता है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहा क्या जा रहा है कि आंखों में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उसे विनियमित करता है, कंट्रोल करता है। तो कुछ चीजें जानिएगा, ये हमारी आईलाइट होती है, अंदर वाला ये जो भाग है ये प्यूपिल होता है, स्क्लेरा ये आपका व्हाइट वाला सेक्शन होता है, आइरिस आपका ये वाला सेक्शन है पूरा। अगर लाइट रे आपके आइरिस पर पड़ेगी तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, और अगर वो आंखों के अंदर जानी होगी तो किस हिस्से से जाती है, प्यूपिल से जाती है। प्यूपिल दिन के समय अपने आंखों के आकार को थोड़ा छोटा कर लेता है, क्योंकि दिन के समय बाहर रोशनी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, और रात के समय अगेन ये अपने आंखों के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, क्योंकि तब इतनी रोशनी नहीं होती है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि दिन के समय ज्यादा लाइट होने के कारण आंखों के अंदर जितनी चीजें वो बर्न हो सकती हैं, जल सकती हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। दैट्स व्हाई ये अपने साइज को दिन के समय कैसा कर लेता है, थोड़ा सा छोटा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्यूपिल, दैट मींस पुतली। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, फोटोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, फोटोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 से जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में खालिस्तान खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारी चीजों की खोज की। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट आप इंजीनियर हैं तो जहां तक मुझे पता है कि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वर्ष 1897 में किसके द्वारा की गई, तो अभी तो हमने पढ़ा कि किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा। तो एक क्वेश्चन में उसका नाम पूछा, एक क्वेश्चन में नाम पूछा और दूसरे में उसका क्या पूछा था, ईयर पूछा था क्या, कहाँ गया, दूसरे में नाम देकर पूछा था कि इन्होंने किसकी खोज की। नेक्स्ट आते हैं, मतलब उल्टा फुल्टा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उन्हें क्या कहते हैं। हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही होती हैं। रक्त में ऐसी कौन सी चीज होती है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। सो इसका आंसर होगा डी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम ही होता है रक्त का थक्का जमाना। सुनो, होता यह है कि जब हमें कभी क्या लगती है, चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जाली जैसा बन जाता है, और इस जाली में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी जमने लगता है। पहले ब्लड गिरता है, निकलता है, थोड़ी सी चोट जो हमें लगी, छिल विल गए, कहीं कुछ हो गया, तो पहले ब्लड आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 से 5 मिनट के बाद वो जाली जैसा जमने लगता है, और यहाँ पर रक्त आपको कुछ इस तरह से जमा हुआ भी मिलता है। तो यही क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं, जिसको जमाने में कितना समय लगता है, 2 से 5 या 3 मिनट का समय लगता है जमने में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, मानव शरीर तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान को करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ऐसा पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इधर उधर भेजने का काम करता है। तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ, ये हमारा ट्रैकिया वाला सेक्शन हो जाता है ना, ये हमारा क्या होता है, ट्रैकिया वाला सेक्शन होता है, और यहीं से क्या निकलते हैं, तो ये हमारे, ये हो गए हमारे क्या, लंग्स। अब इसी के अंदर क्या होती हैं, तो इसी के अंदर होती हैं ये ब्रोंकोइल्स होती हैं, जो इसे 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करने का काम करती हैं, जो इसे 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करने का काम करती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इनमें क्या होती हैं, एल्वियोली होती हैं, जो इस तरह से गुच्छे की तरह होती हैं, जो हमारे लंग्स में इस तरह से होती हैं, बहुत सारी ये होती हैं। अब क्या होता है कि ये एल्वियोली का काम ही होता है कि ये काम क्या करेगी, तो ये किसे लेती है, O2 को लेती है
है ना, ये क्या लेगी, O2 को लेगी और CO2 को छोड़ने का काम करती है। मैं यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, गैसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो ये क्या करती है, O2 लेती है, CO2 छोड़ने का काम करती है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का अब कौन सा हिस्सा जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यस, आंसर क्या होगा, एल्वियोली। आंसर क्या होगा, कूपिका यानी कि एल्वियोली। मैंने आपको बता दिया क्यों, किस लिए। सो ऑप्शन नंबर 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। सो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी कैसा होता है, बड़ा होता है, और ये 7 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। क्लियर, सारे ही ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा पूछा है तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब एसोफेगस कहाँ होता है, तो वो हमारा ये मुख से लेकर हमारे स्टमक तक होता है, बहुत लंबा नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है, वो हमारे माउथ से लेके पूरे एनस तक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे। उसे कौन सी प्रॉब्लम है, मेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया है उसको, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है। तो उसके लिए जो डॉक्टर होगा, एक नाम है, लड़का है जिसका नाम है रजत, उसको कौन सा लेंस प्रेफर करेगा डॉक्टर, उत्तल लेंस। उसे कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे डॉक्टर, तो वो उत्तल लेंस प्रेफर करेंगे। चलिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित खालिस्तान नामक से प्रवेश करती हैं। किससे प्रवेश करती हैं, सबसे पहले आंख जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो किसे टच करेगा, लेंस को, आइरिस को, कॉर्निया को, या ऑप्टिक तंत्रिका, वो तो सबसे अंदर होती है। आंसर क्या होगा, कॉर्निया। किसे स्पर्श करता है, कॉर्निया को स्पर्श करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with the discovery of neutrons, मतलब न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, चैडविक जी, जेम्स चैडविक जी को जाता है। जे चैडविक मतलब जेम्स चैडविक जी की यहाँ पर बात चल रही है, जिन्हें ये जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक। तो इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम कैसी धातु होती है, तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु ये होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जहां पर ना ऐसे सीधे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पर ऐसा है कि सीधे नाम ही बताना है, तो वो मैंने नाम बताए, जहां एक्सप्लेन करना है वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। निम्नलिखित में से कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लीवर एंड पेनक्रियाज। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने। लीवर और पेनक्रियाज की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे आहार नाल का हिस्सा नहीं होंगे, डाइजेशन का हिस्सा होंगे, बस एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है। HCl की अगर मैं बात करूं तो HCl कहां से स्रावित होता है, तो ये हमारे स्टमक से स्रावित होता है। HCl को छोड़ो, अभी तो स्टमक की तरफ ही आओ। स्टमक की ही अगर मैं बात करूं तो इससे कुछ चीजें जो है वो निकलती हैं, है ना। एक तो HCl होता है, एक होती है म्यूसिन लेयर, है ना। एक कौन सी लेयर होती है, म्यूसिन लेयर, एंड एक होता है गैस्ट्रिक जूस। एक क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो गैस्ट्रिक जूस भी क्या होते हैं, दो, एक होगा पेप्सिन और एक होगा क्या, रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, तो 17 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। सो आंसर होगा हमारा ए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, तो ये जांग की हड्डी होती है, इसे फीमर बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। एक पैर में मैं आपको बता दूं कितनी बोन्स होती हैं, 30 होती हैं। ये फीमर होती है, ये एक पटेला होगी, ये फीबिया टिबिया होगी, यहाँ पर होगा कार्पल्स जो कि 7 होगा, और ये होगा मेटाकार्पल्स जो कि कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, और फेलिंगस यानी पैरों की उंगलियों की बात करूं तो 14 होगी। इस हिस्से को मैं बताऊं,
जो हमारे जो जॉइंट्स वाला होता है, जैसे हम एंकल बोलते हैं, तो एंकल में कितनी होगी 7, तलवों में कितनी होगी 5, और फिंगर्स में कितनी होगी 14। ऐसे मिला के एक पैर में कितनी हड्डी हो जाती है 30। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पंथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? सो एक माध्यम से जब भी प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अगर अपने मार्ग से क्या हो गया है, विचलित हो गया है, ये घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन। ये घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज और को, यहाँ पर बन रहा है, पहली चीज तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हमारी इंसिडेंट रे ये कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे, है ना। कौन सी रे थी ये हमारी, इंसिडेंट रे, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, और जब ये पलटकर किसकी ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन सी किरण थी, रिफ्रैक्टिव रेज, यानी कि अपवर्तित किरण। ध्यान रखना इस चीज का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व यानी रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा होता है, तो इसका आंसर होगा मॉस। इसका जो यूज है वो एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि जो मॉस है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है, लेकिन किस चीज की कैपेसिटी होती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन की, वाटर के एब्जॉर्प्शन की, तो वो उसकी खुद की कैपेसिटी से भी 18 गुना ज्यादा होती है, 18 टाइम्स क्या होती है, ज्यादा होती है। इस चीज का ध्यान रखना। सो मोस इस चीज के लिए फेमस होता है, जो माली एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्लांट्स को लेकर जाते हैं तो वो मोस का ही यूज करते हैं। फ्यूल में भी इसका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के अलावा फ्यूल में भी इसका यूज होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 300 टेस्ट भी मिल रहे हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 250 टेस्ट मिलेंगे, और आपके लिए भी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आज की क्लास में मैंने जितना पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।